बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में अब सीट बंटवारे पर मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो दोनों गठबंधन में करीब करीब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सहमति बन गई है। हालांकि कुछ पेच जरूर है जिसे सुलझाकर फॉर्मूले को अंतिम रूप दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव का ऐलान, सीट बंटवारे पर मंथन। एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति की खबर। इंडिया गठबंधन में भी फॉर्मूले पर सहमति। बिहार चुनाव के ऐलान के बाद अब सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में मंथन चल रहा है। एनडीए में सीट बंटवारे पर करीब करीब सहमति बनने की खबर है। दिल्ली में चिराग पासवान ने बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े से मुलाकात की। करीब 50 मिनट तक चली इस बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से सीटों की मांग रखी गई। सूत्रों की माने तो एलजेपीआर 45 सीटों पर चुनाव लड़ने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल। 205 सीटों पर लड़ेंगे बीजेपी और जेडीयू। 38 सीटों पर सहयोगी दल लड़ेंगे चुनाव। चिराग पासवान की एलजेपीआर को 25 सीटें। जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 सीट। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 6 सीटें। जल्दी सभी सीटें और सभी पार्टनर हमारे पांचों साथ मिलकर इसकी घोषणा करेंगे। जहां तक एनडीए में सीट का सवाल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लोकसभा के चुनाव में सब कुछ आराम से हो गया था, वैसे ही विधानसभा के चुनाव में भी बहुत जल्द सीटों का बंटवारा हो जाएगा। सर फुटौल और मारामारी तो महागठबंधन में है। भाई तेजस्वी जी कह रहे हैं मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूं, मुकेश सहनी जी कह रहे हैं डिप्टी सीएम और 60 सीट चाहिए, लेफ्ट के नेता कह रहे हैं हमें 90 सीट चाहिए, कांग्रेस कह रही है बिहार महागठबंधन का नेतृत्व हम करेंगे। तो सर फुटौल महागठबंधन में है, एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में भी सीट बंटवारे पर मंथन चल रहा है। सूत्रों की माने तो इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रीय जनता दल। कांग्रेस को 50, वीआईपी को 20 सीटें मिलने की संभावना। 35 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है वाम दल। एलजेपी-आरवी को 2 सीट। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी 2 से 3 सीटें मिल सकती है। सीट शेयरिंग प्राय अंतिम दौर में है। जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो थोड़ा बहुत चलता है, ये सीट वो सीट। समझौता हमेशा सम्मानजनक ही होता है, नहीं तो फिर समझौता ही नहीं होता। तो जो हमारा तैयारी है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो जब पूरी हो जाएंगी तभी समझौता होगा, और किसी मजबूरी में हम भी नहीं हैं। हालांकि दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब भी कुछ पेच फंसे हैं। सूत्रों की माने तो जीतन राम मांझी कम से कम 15 सीटें मांग रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में वीआईपी के मुकेश सहनी को 40 सीटें चाहिए। यही नहीं, सूत्रों की माने तो उन्होंने डिप्टी सीएम का पद भी मांगा है। ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जल्द ही दोनों गठबंधन सीट बंटवारे का ऐलान करेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए पटना से अस्मित और रोहित, रांची से राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को तय करने के लिए अब लगातार खींचतान जारी है। जहां एक तरफ यह कहा जा रहा है कि एनडीए में लगभग सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो मुकेश सहनी और वाम दलों ने फिलहाल बगावत के सुर छेड़ रखे हैं। जहां एक तरफ वाम दल 30 सीटों पर अड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने वाम दलों को 19 सीट का ऑफर किया है। ऐसे में खींचतान को लेकर लगातार राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता आनंद और
पटना से संवाददाता रोहित लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम रुक करते हैं दिल्ली का, संवाददाता आनंद के पास चलते हैं। आनंद, बैठकों का दौर लगातार जारी। आज भी हमने देखा है कि दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक एनडीए की हुई है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान मौजूद थे, चिराग पासवान मौजूद थे। सूत्र बताते हैं कि 45 सीट की मांग को लेकर गए थे चिराग पासवान, लेकिन करीब करीब अब फॉर्मूला तय हो गया है। 25 सीटों पर शायद सहमति बन गई है। पूरी जानकारी आप साझा करें। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर बिहार की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही गठबंधन यानी एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि इस बिहार विधानसभा चुनाव को किसी भी कीमत पर जीता जाए। क्योंकि देखिए, बिहार ये पहले का बिहार नहीं है। बिहार के लिए कहा जाता है कि भारतीय राजनीति का वो डीएनए है जिससे राजनीति का घाघा पड़ती है। तो कहीं ना कहीं उसको समझते हुए, क्योंकि इस बार जो विधानसभा चुनाव वो पहले के बिहार विधानसभा चुनाव से पूरी तरह से विपरीत है। दो नए फैक्टर है, प्रशांत किशोर और तेज प्रताप। उसके साथ साथ जो अब की बिहार का विधानसभा चुनाव है, क्योंकि बिहार की बैसाखी पे खुद दिल्ली मौजूद है या कहें दिल्ली खड़ा है, तो कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव बहुत अहम हो जाते हैं। यही कारण है कि एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधन इसको हर संभव कोशिश कर रहे हैं किसी भी हालत में जीता जा सके। तो कहीं ना कहीं उसको समझते हुए आपने देखा लगातार पूरे दिन आज बैठकों का दौर जारी रहा। पहली बैठकों की शुरुआत पटना से हुई थी, उसके बाद अब सीधे तौर पर दिल्ली में वो पूरी बैठकें शुरू हो चुकी हैं। और खुद एलजेपी से बात किया यानी चिराग पासवान की पार्टी से बात की जाए तो आज केंद्रीय मंत्री और विधानसभा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान गए, उनके घर पर बैठे बातचीत की गई और उनके साथ राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी बिहार विनोद तावड़े मौजूद रहे और स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार मंगल पांडे मौजूद रहे। वहां पर बैठ के बात हुई और बात में सीधे तौर पर एलजेपी ने पहले जो जिक्र किया था, क्योंकि पहले एलजेपी लगभग 45 से 50 के बीच सीट मांग रही थी, जो कि एनडीए की अगर बात किया तो एनडीए में उतने देने को लेकर राजी नहीं हुआ था। जो अब सहमति जो बनी है वो सहमति है 25 सीटों की। 25 विधानसभा सीट एलजेपी को दी जाएंगे और एलजेपी पिछले लगभग 2 से 3 दिनों से उस सीटों पर उम्मीदवार का चयन लगातार कर रही थी। कल मेरी बात हुई उनके संसदीय दल के बड़े नेता से, या कहें उन्होंने साफ तौर पर ये बताया कि हमें, जो हमारे सूत्रों ने बताया कि उनको लेकर हम अपने संसदीय दल के नेताओं को यानी जो उम्मीदवार होंगे उनको हम फाइनलाइज लिस्ट कर रहे हैं और सीधे तौर पर कल जब बैठक होगी तो उसको बीजेपी आलाकमान को थमा दिया जाएगा। तो लगभग जो आज माना जा रहा है कि जो बैठक हुई उसमें एनडीए से जो चिराग पासवान की पार्टी यानी एलजेपी से जो उम्मीदवार होंगे उसकी लिस्ट धर्मेंद्र प्रधान को दे दी गई है और कल का दिन यानी 8 तारीख को बीजेपी मंथन करेगी अपने उम्मीदवार को। जो सूत्र हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि बीजेपी को 100 सीटें दी गई हैं। 100 विधानसभा सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी और उनको हर एक पैरामीटर्स पर देखा जाएगा, चिन्हित किया जाएगा कौन वो उम्मीदवार होंगे जो सीधे तौर पर जिताऊ होंगे, क्योंकि कई पैरामीटर्स इसको लेकर बीजेपी ने रखा है। पहला, जो उम्मीदवार हैं वो अपने क्षेत्र में कितना उन्होंने काम किया है, जनता के बीच कितना पहुंचे हैं, सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है, पार्टी संगठन को लेकर कितना काम किया। तो ऐसे कई पैरामीटर्स बीजेपी ने रखे हैं। जो उम्मीदवार इस पर पूरा खरा उतरेगा और पार्टी को विश्वास होगा, यानी बड़े नेताओं को यह विश्वास होगा और पार्टी का कैडर उनके साथ होगा, तो ये कहीं ना कहीं माना जाएगा कि वो जिताई उम्मीदवार है जिसको बीजेपी टिकट देगी। अगर जेडीयू की बात करें तो लगभग 101 टिकट जेडीयू को दिए जाएंगे और बाकी पार्टी, आपने हम का भी जिक्र किया, हम पहले ज्यादा सीटें मांग रही थी, अभी भी हम उतनी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जो एनडीए पेशकश कर रहा है उनको 8 सीट का पेशकश कर रहा है, जिसको लेकर वो लगभग 16 से 17 सीट मांग रहे हैं। अभी हम और उपेंद्र कुशवाहा से बात होने को लेकर आखिरी दौर में है, क्योंकि अभी पूरी तरह से निर्णय नहीं ले पाया गया है कि उपेंद्र कुशवाहा को कितनी दी जाएगी और उसके साथ साथ सीधे तौर पर हमको कितनी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो बाकी बड़े पैरामीटर्स आपने देखे, जिसमें चिराग पासवान है, बीजेपी है, जेडीयू है, इनकी सीटें पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एनडीए चाहता है कि पहले फेज की सीटें पूरी तरह से दुरुस्त कर ली जाए और जितनी पे कंफर्टेबल अभी तक बातचीत हो चुकी है उनको जारी किया जाए। लेकिन अभी जारी करना इतना आसान अंतिम मंथन का दौर चल रहा है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कुछ और विषयों पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। आनंद, आप बने रहेगा हमारे साथ। रोहित का रुख कर लेते हैं। रोहित, देखिए एनडीए का खेमा धीरे धीरे अपने कामों को पूरा कर रहा है, मंथन की भी प्रक्रिया चल रही है और लगातार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को जल्द से जल्द तय करने की कवायद जारी है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात कर लें, वाम दलों ने बगावत के सुर छेड़ रखे हैं। दूसरी तरफ मुकेश सहनी भी लगातार जितनी सीटें उन्हें ऑफर हो रही है उस पर भी राजी नहीं हो रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है महागठबंधन में, बताएं दर्शकों को। आयुष, चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद जो सियासी हलचल है वो बिहार में काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। देखिए, बात करें
एनडीए गठबंधन का या फिर महागठबंधन का। देखिए, लगातार दोनों गठबंधनों में मैराथन दौड़ जारी है, लेकिन मैराथन बैठक किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी सीट शेयरिंग का जो मामला है वो क्लियर नहीं हो पाया है। दोनों गठबंधनों में असमंजस की जो स्थिति है वो बनी हुई है। आपको बता दें कि देखिए, एनडीए गठबंधन में जो बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान, वो जीतन राम मांझी से भी मुलाकात किए थे, उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात किए थे, और आज दिल्ली में चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात हुआ है, और उस मुलाकात में विनोद तावड़े भी मौजूद थे। लेकिन देखिए, चिराग पासवान जो है वो पूरी तरीके से अपना जो तेवर है वो नरम करने को तैयार नहीं है। देखिए, चिराग पासवान 30 सीटों का जो डिमांड है वो रख दिए हैं, लेकिन बार बार उनको समझाने की जो कोशिश है वो बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। चिराग पासवान ने कई सारे जो शर्त है वो एनडीए के बड़े नेताओं के सामने रखा है, और साफ तौर पर चिराग पासवान ने कहा है कि जिस तरीके से 2024 लोकसभा के चुनाव में मेरा जो परफॉर्मेंस था सीटों का, उसके आधार पर मुझे सीटों की पर दावेदारी दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोकसभा सीटें हम लोग जीत कर आए हैं, उन हर लोकसभा सीटों के अंतर्गत आने वाले 2-2 विधानसभा सीटों पर मुझे टिकट दिया जाए। और भी कई जो शर्त है वो जो चिराग पासवान है वो बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े के पास रखे। और साथ ही साथ देखिए, जहाँ एक तरफ चिराग पासवान भी सीटों का डिमांड कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी भी देखिए अलग से ही लगातार वो सीट को लेकर अपना जो तेवर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रखे हुए हैं। और अब जीतन राम मांझी से भी मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे भी 15 सीटें चाहिए। अब देखना होगा कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी अपना अलग तेवर अपनाए हुए हैं, चिराग पासवान अलग तेवर अपनाए हुए हैं, तो इस तरीके से एनडीए गठबंधन में किस तरीके से सीटों का तालमेल बैठता है। लेकिन ये भी बात है कि जब अगर चिराग पासवान की सीटों की संख्या अगर बढ़ाई जाएगी तो फिर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी ने पहले ही 15 सीटों पर दावेदारी मार दी है। और वहीं अगर बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी अपना जो ताल है वो ठोक चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान वो अलग ही तेवर में है, चिराग पासवान लगातार सीटों की डिमांड कर रहे हैं। कई सारे जो शर्त हैं वो बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े के सामने रख दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसके आधार पर मुझे टिकट दिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था उस टाइम हमारे पार्टी का जो परफॉर्मेंस था उस परफॉर्मेंस के आधार पर मुझे जो सीट है वो चाहिए। और भी कई शर्त रखे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि वहीं अगर बात करें तो महागठबंधन को लेकर भी देखिए, महागठबंधन में भी मैराथन जो बैठक है वो चल रही है। कल ही महागठबंधन में 2 बजे रात तक बैठक हुई है, और आज भी बैठकों का जो दौर है वो महागठबंधन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चल रही है। साथ ही साथ डी राजा भी पहुंचे थे, और भी कई जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हुए। देखिए, महागठबंधन में भी जो वाम दल के लोग हैं वो अपना अलग रुख अपनाए हुए हैं। वाम दल के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से 2020 विधानसभा चुनाव में हम लोगों का जो स्ट्राइक रेट था, हम लोग का जो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, उसके आधार पर हम लोगों का जो सीटों की संख्या है वो बढ़ाई जाए। और वहीं अगर बात करें तो देखिए, वीआईपी सुप्रीमो है, निश्चित तौर पर देखिए महागठबंधन के सीटों की डिमांड कर रहे हैं, बढ़ी हुई है। खास तौर पर वाम दल अपने पुराने चुनावी परफॉर्मेंस के आधार पर ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा भी महागठबंधन में है और इसको लेकर कम बातें बिहार में हो रही है। हम चलते हैं संवाददाता राकेश के पास जो रांची से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, देखिए, महागठबंधन के भीतर इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान बढ़ी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी एक प्रतिनिधिमंडल पटना पहुंचा हुआ है, इस वक्त बैठक में शामिल है, और दूसरी तरफ 12 सीटों की मांग हो रही है। लग नहीं रहा है कि उस पर सहमति हो पाएगी। अब बिल्कुल आयुष, आपने ठीक कहा, जितनी सीटें की मांग जेएमएम की तरफ से की जा रही है वो प्रैक्टिकली बहुत संभव नहीं है कि जेएमएम को बिहार में उतनी सीटें मिले। हालांकि पार्टी का अपना तर्क है, अपने दावे हैं, और उसी दावे और तर्क के साथ, उसी होमवर्क के साथ पार्टी जो है वो अभी थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हुई है, नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनसे
पार्टी के जो महासचिव है विनोद पांडे और सरकार में जो मंत्री हैं सुदिव्य सोनू, उन दोनों की मुलाकात हुई है। आरजेडी के कई नेता भी उस मुलाकात के दौरान मौजूद थे। यहाँ के जो प्रभारी हैं स्टेट के आरजेडी के, उनकी भी मौजूदगी थी और तमाम नेताओं की मौजूदगी के बीच में ही सीटों के तालमेल को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर ये पहली ऑफिशियली बातचीत जो है वो आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच हुई है। दरअसल जो सीटें मिलेंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन के अंदर में बिहार में, वो आरजेडी अपने कोटे से देगा। तो यही वजह रही कि आरजेडी से सीधे उनकी बातचीत हुई है, तेजस्वी यादव से बातचीत हुई है। हालांकि अभी तक कोई जानकारी ऑफिशियली निकल कर नहीं आई है कि कितने सीटों पर बात हुई, नहीं हुई, कितने सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से दावे किए गए हैं। लेकिन पार्टी के अंदर से जो जानकारी निकल कर आ रही है और जो पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड और बिहार सीमावर्ती इलाके के जो सीट है उसको ज़्यादातर फोकस में रखा है और उन्हीं सीटों को आइडेंटिफाई किया है। 12 सीट बताई जा रही है जिसको पार्टी ने आइडेंटिफाई करते हुए अपनी बात जो है वो आरजेडी के जो नेता है तेजस्वी यादव उनके समक्ष रखा है। अब तेजस्वी यादव को तय करना है, आरजेडी को तय करना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीतिक हैसियत और ताकत बिहार में क्या है और उसी ताकत और हैसियत के आधार पर उनको एकोमोडेशन जो है वो मिलेगा। अब उस एकोमोडेशन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा चलेगा या नहीं चलेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का एक बड़ा बयान भी आया। उन्होंने कहा कि न हम कमजोर हैं और न हमारा राजनीतिक दल कमजोर है। तो ऐसे में जो समझौता होगा वो सम्मानजनक होगा और सम्मानजनक समझौता अगर नहीं होता है तो उसे समझौता नहीं माना जाएगा। तो एक तरीके से अपना जो स्टैंड है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने क्लियर कर दिया है। लेकिन अब जब टेबल पर बातचीत होती है और जब एक बड़े लड़ाई के लिए जब लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें हर किसी को थोड़ा बहुत सेक्रीफाई करना पड़ता है। तो अब देखना होगा कि जेएमएम वहाँ सेक्रीफाई करने के मूड में है कि नहीं, आरजेडी सेक्रीफाई करने के मूड में है कि नहीं, क्योंकि महागठबंधन का हिस्सा अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में बनता है तो जाहिर तौर पर महागठबंधन को मजबूती मिलेगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में हेमंत सोरेन का जो राजनीतिक कद है उससे आरजेडी भी वाकिफ है, उससे तमाम महागठबंधन में शामिल दल भी वाकिफ है और उनको भी ये इस बात का एहसास है कि अगर हेमंत सोरेन साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को मजबूती बिहार में मिलेगी। बिल्कुल राकेश, लेकिन देखिए अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं, जितनी संख्या है, चुनावी परिणाम में एक बड़ा फेरबदल कर सकती है। ऐसे में हेमंत सोरेन जो है वो अहम भूमिका अदा कर सकते हैं, खासतौर पर उन सीटों को जीतने में जो अनुसूचित जनजाति रिजर्व सीटें हैं। हाँ बिल्कुल आपने ठीक कहा और उसी बात का मैं जिक्र भी कर रहा था कि हेमंत सोरेन का जो राजनीतिक कद है वो हाल के दिनों में काफी बढ़ा है और उनका जो स्वीकारता है वो राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा वक्त में है। तो अगर वो महागठबंधन के हिस्सा बनते हैं, जाहिर तौर पर चुनाव प्रचार में भी हेमंत सोरेन को बुलाया जाएगा और उन सीटों पर ज्यादा फोकस्ड होगा महागठबंधन का, जहां रिजर्व सीटें हैं, जहां आदिवासी बहुल इलाका है, जहां आदिवासी वोटरों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि वहां जब हेमंत सोरेन प्रचार के लिए पहुंचेंगे या कल्पना सोरेन प्रचार के लिए पहुंचेंगी तो जाहिर तौर पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। अब पहला जो मंथन है, पहली जो तस्वीर है वो सीट शेयरिंग को लेकर है, क्योंकि सीट शेयरिंग में पहले बात बनती है कि नहीं बनती है, इतनी सीटों पर झारखंड आरजेडी तैयार होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसे अपने कोटे से सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को देना है। लेकिन जो जानकार बता रहे हैं और जो हमारे सोर्सेज हैं, जो जानकारी निकल कर आ रही है, उसमें बहुत ज्यादा सीटें जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 2 या 3 सीट बहुत मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगा और इन्हीं 2 या 3 सीटों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर वो महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो। निश्चित तौर पर महागठबंधन की शक्ति को अदा करने के लिए, उस शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस झारखंड मुक्ति मोर्चा को करना पड़ सकता है, जो तस्वीरें, जो सूत्र ये अब तक बता रहे हैं। राकेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, संवाददाता रुचि भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हम फिलहाल चलते हैं दिल्ली, जहां से संवाददाता आनंद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। आनंद, 8 अक्टूबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, चूंकि एनडीए की सबसे बड़ी बैठक माना जा रहा है कि कल होने वाली है और दूसरी तरफ कहा यह भी जा रहा है कि कल सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अंतिम मुहर लगेगी। इसके बारे में थोड़ा अपडेट दें।
संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये आवाज आपको आ रही है? जी, बातें पूरी करें। मैं आपसे कह रहा था कि जो आपने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और साफ तौर पर अगर आप देखें तो बिहार विधानसभा में भी कल बीजेपी अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी, क्योंकि अभी तक बीजेपी उस पूरी कवायद में लगी हुई थी कि सीधे तौर पर तमाम गठबंधन को एक साथ रखा जाए और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक सिंबल होगा कि एनडीए बिहार में सशक्त है और उसी की ताकत के साथ सीधे तौर पर जमीन पर उतरना चाहता है। तो कल बीजेपी अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन करेगा कि हमारे कौन से उम्मीदवार होंगे और तमाम पैरामीटर्स देखा जाएगा। जाति जनगणना देखी, माफ कीजिएगा, जाति क्षेत्रीय समीकरण देखा जाएगा, जाति देखी जाएगी, उसके साथ कई अलग अलग पैरामीटर्स बनाए गए हैं। सीधे तौर पर एक जिताऊ उम्मीदवार को चयन करने को लेकर बीजेपी ने कई पैरामीटर्स बताए हुए हैं, जिसको मैंने आपने कुछ देर पहले ही बताया कि क्षेत्र में आदमी को जाना होगा, लोगों के बीच पहुंचना होगा, सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है, संगठन की क्या उम्मीदें हैं उससे और संगठन किसको चाहता है। तो कई पैरामीटर्स को चिन्हित करने के बाद ही एक उम्मीदवार पर टिक लगाया जाएगा। लेकिन कल की बैठक भी अंतिम बैठक नहीं होगी, क्योंकि आप बीजेपी को जानते हैं, बीजेपी एक पार्टी ऐसी है कि एक के बाद एक कई उसमें अलग अलग लेवल पर अलग अलग कमेटीज होती हैं जो बीजेपी की टिकट वितरण करती है। सबसे बड़ी कमेटी सीईसी होती है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जेपी नड्डा होंगे, अमित शाह होंगे और तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे, जिसके बाद लिस्ट जारी की जाएगी। तो कल की जो बैठक होगी उसमें लगभग लिस्ट तैयार कर ली जाएगी सहयोगी संगठनों की और बीजेपी के उम्मीदवारों की। लेकिन जारी होने के लिए सबसे पहले सीईसी होगी, जो माना जा रहा है 9, 10, 11 इस तीनों डेट में से किसी पर भी हो सकती है, जिसके बाद ही बीजेपी की लिस्ट जारी होगी। तो कहीं ना कहीं अभी कुछ कई चीजें दिल्ली में सुलझाने को लेकर एनडीए आगे बढ़ेगा, टिकट वितरण से लेकर सहयोगी को समझाने को लेकर। तो कल बड़ा दिन है और उसके साथ साथ क्यों आप देखिए महागठबंधन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरी कई नेताओं से, महागठबंधन के नेताओं से भी बात हुई, सासाराम के सांसद से बात हुई, तो उन्होंने भी लगभग हमको विश्वास दिलाया कि महागठबंधन भी जल्द ही यानी 1 से 2 दिन के अंदर अपनी उम्मीदवारी की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं दोनों ही गठबंधन इस बार के विधानसभा चुनाव में हर संभव कोशिश करना चाहते हैं। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि झारखंड के कई मंत्रियों की ड्यूटी तक लगाई गई है बिहार विधानसभा चुनाव में। अगर इरफान अंसारी की बात किया तो उनको कटिहार दिया गया है कि इस जिले को जिताने को लेकर आपकी जिम्मेदारी है, और उसके साथ बाकी मंत्रियों की भी ड्यूटी यानी जो कांग्रेस से आते हैं उनको लगाया गया है, एक एक जिला दिया गया है। तो आप खुद समझ सकते हैं, देश भर के अलग अलग नेताओं को, बड़े नेताओं को कांग्रेस ने बुलाया है, बिहार में एक एक जिले की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि कटिहार आप जानते हैं, कटिहार एक मुस्लिम बहुल इलाका है और सीधे तौर पर एआईएम का यानी असदुद्दीन ओवैसी का कई सीटें पहले जीत कर निकल कर आई है। मैंने जब खुद उनसे बात की तो उन्होंने मुझसे बताया कि मैं इस मामले को लेकर खुद कोशिश करूंगा कि जो तमाम अलग अलग पार्टीज हैं वो सीधे तौर पर महागठबंधन से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े और उनके साथ आगे बढ़ सके। लेकिन वो कितना जुड़ेंगी ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ साथ ही सीधे तौर पर अगर एनडीए की भी बात करूं मैं, तो एनडीए के भी कई मंत्रियों को, कई बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है एक एक जिले की, यानी दोनों ही गठबंधन एनडीए और महागठबंधन अपने बड़े बड़े नेताओं को इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उतारेगा। और सीधे तौर पर आप ये देख सकते हैं कि बिहार ये पहले वाले विधानसभा चुनाव से पूरी तरह से अलग होगा। दोनों ही गठबंधन अपनी पूरी ताकत आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस पार्टी की बात कर लें तो कांग्रेस पार्टी पुराने तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही है। साफ तौर पर देखा जाए वोटर अधिकार यात्रा वो शुरुआत थी, जिस तरह से अपने पांव जमाने कांग्रेस ने शुरू किए थे चुनावी रण में, और दूसरी तरफ अब बात हो रही है कि कांग्रेस अब एक एक बड़े नेताओं को एक एक जिला की जिम्मेवारी सौंपेगी। आने वाला वक्त, आने वाला कुछ दिन बेहद खास होने वाला। आनंद, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलते हैं संवाददाता रोहित के पास जो पटना से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रोहित, धीरे धीरे एनडीए ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी पटना के शहरी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में जातीय समीकरण कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा, चूंकि लवकुश की बात लगातार सम्राट चौधरी करते रहे हैं, और पटना शहरी क्षेत्र का सीट कितना फर्क पड़ सकता है? आयुष, आपको बता दें कि देखिए सम्राट चौधरी को लेकर जो आला कमान है उनके द्वारा ये बातें कही गई है कि सम्राट चौधरी भी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वो चुनाव लड़ सकते हैं पटना के शहरी क्षेत्रों से। अगर बात करें देखिए पटना के जो शहरी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में कायस्थ समाज का जो वोट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो सम्राट चौधरी हैं वो कुछ समाज से आते हैं। लवकुश समाज का जो वोट बैंक है वो देखा जाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही हमेशा से रहा है। इस बार जिस तरीके से एनडीए गठबंधन है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी जब साथ में है, तो जो लवकुश जो वोट बैंक है वो सीधे तौर पर सम्राट चौधरी के पास ही होगा।
और कायस्थ समाज का जो वोट बैंक है वो भी एनडीए के पाले में होगा। और सम्राट चौधरी जो इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, जो लवकुश समाज का वोट बैंक है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ है। तो ऐसे में जिस तरीके से जब चुनावी मैदान में सम्राट चौधरी उतरेंगे तो निश्चित तौर पर जो लवकुश समाज का जो वोट बैंक है वो सम्राट चौधरी या फिर एनडीए के पाले में होगी, या फिर कायस्थ समाज का जो वोट है वो एनडीए के पाले में होगा। लेकिन अगर बात करें तो तमाम जो शहरी क्षेत्र हैं वो शहरी क्षेत्रों में बीजेपी का जो वोट बैंक है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। किसी भी पटना के किसी भी इलाके के शहरी क्षेत्रों की बात कर ले तो तमाम शहरी क्षेत्र में चाहे वो किसी भी जाति से, किसी भी समाज से आने वाले जो लोग हैं वो बीजेपी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और ऐसे में इसीलिए जो सम्राट चौधरी हैं वो पटना के शहरी क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि उनके लिए ये सुरक्षित सीट हो जाएगा, क्योंकि कायस्थ समाज का जो वोट बैंक है वो एनडीए का वोट बैंक हमेशा से माना जाता है। और जो लवकुश समाज का वोट बैंक है वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही रहता है। तौर पर यानी मजबूती कहीं ना कहीं अगर सम्राट चौधरी भी उतरते हैं चुनावी रण में पटना शहरी क्षेत्र विधानसभा सीट से तो कहीं ना कहीं फायदा एनडीए को ही हो सकता है। आप रोहित हमारे साथ बने रहिएगा। हम चलते हैं रुचि के पास। रुचि, देखिए बिहार विधानसभा का चुनाव अन्य राज्यों के आम चुनाव की तरह नहीं होता है। बिहार चुनाव जब होता है पूरे देश की सियासत गर्म हो जाती है। बिहार चुनाव को लेकर झारखंड बीजेपी के भीतर क्या कुछ हलचल है, बताएं दर्शकों को। चुनाव कोई आम चुनाव जैसा नहीं होता है। पूरे देश की नज़र जो है देशवासी की नज़र टिकी होती है। और इस बार जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से सीटों को लेकर के, और ऐसे भी अगर आपने बात की झारखंड बीजेपी की तो झारखंड बीजेपी के नेताओं को या कार्यकर्ताओं को बिहार चुनाव में भी जिम्मेवारी दी गई है। अलग अलग जो विधानसभावार जो क्षेत्र पड़ रहे हैं वहाँ पर चाहे वो महिला कार्यकर्ता हो, अलग अलग जो 7 मोर्चा हैं, चाहे वो युवा मोर्चा की बात हो, किसान मोर्चा की बात हो, अल्पसंख्यक मोर्चा की बात हो, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, तो ऐसे 7 मोर्चा हैं जिन्हें अलग अलग जिम्मेवारी दी गई है। खास करके जो महिला मोर्चा हैं उन्हें भी कई ऐसे सदस्य हैं, कई नेत्री को भेजा गया है। और ऐसे में देखिए जो प्रमुख नेता हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के उपाध्यक्ष की बात की जाए, प्रदेश महामंत्री की बात की जाए, अभी देखिए जो प्रदेश महामंत्री हैं और राज्यसभा के सांसद हैं प्रदीप वर्मा लगातार वही हैं। जो पूर्व में कार्यकारी अध्यक्ष रहे रविंद्र राय की बात हो, वो भी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के लिए लगे हैं। तो ऐसे में देखिए दावा भी है उन सभी नेताओं का कि इस बार भी एनडीए जो है वो रिपीट होगी, यानी कि एनडीए की सरकार बनेगी। और पूरी एड़ी चोटी जो है वो दाव उन्होंने लगाया है। कहना है कि इतने कार्य हुए हैं एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए, बिहार के विकास की जो गति है उसे और तेज की है। तो ये नहीं चाहते, वहाँ की जनता नहीं चाहती है कि एक बार फिर से जंगल राज की वापसी हो। तो ऐसे में कह सकते हैं कि झारखंड के नेता भी पूरे तन मन से जुटे हैं। और ऐसे में जहां भी जिन्हें जिम्मेवारी दी जा रही है वहां वो बखूबी निभाते हुए देखे जा रहे हैं। तो कह सकते हैं आयुष की झारखंड में भी भले चुनाव बिहार में हो, लेकिन झारखंड के नेता, झारखंड खास करके बीजेपी के नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और ये अपनी जिम्मेवारी को भी निभाते हुए देखे जा रहे हैं। जी आयुष। बिल्कुल रुचि, बने रहिएगा हमारे साथ और भी बातचीत करेंगे। कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेदारी मिली है उस पर भी बात करेंगे। हम चलते हैं रोहित के पास। पटना से हमारे साथ रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, देखिए महागठबंधन के भीतर, खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के भीतर अब जो आवाज उठने लगे, खासतौर पर अपने ही प्रत्याशियों को लेकर। अभी हमने देखा कि मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पटना पहुंचे थे, राबड़ी आवास का घेराव किया था, अपने ही विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही थी। क्या कुछ हुआ, मतलब पूरे दिन क्या राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अपने ही पुराने उम्मीदवार हों या प्रस्तावित उम्मीदवारों को लेकर खुश नहीं है? आज राबड़ी आवास पर, लालू राबड़ी के आवास पर भारी संख्या में मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे थे और सीधे तौर पर उनका जो नाराजगी था वो जो मसौढ़ी की जो राजद की सिटिंग विधायक है रेखा पासवान, रेखा देवी, उनके खिलाफ था। और साफ तौर पर जो भी कार्यकर्ता पहुंचे थे उनके हाथों में एक तख्ती था और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये 10 सालों से वहां पर विधायक बनी हुई हैं, लेकिन 10 सालों से वहां पर कोई भी काम जनता के हित में विधानसभा क्षेत्र में कोई भी विकास का काम नहीं किया गया है।
ना ही युवाओं के लिए कभी आवाज़ उठाई है, ना ही कभी किसानों की बात की गई और ना ही कभी मसौढ़ी विधानसभा क्षेत्र में संगठनात्मक कोई बैठक किया गया। लेकिन देखिए, ये भी कहा जा सकता है कि जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो भी इस तरीके से आलोचना करवा सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से आज कार्यकर्ता पहुंचे थे और कार्यकर्ता पहुंचकर जमकर नारेबाजी कर रहे थे, रेखा देवी के खिलाफ खूब जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ और उस दौरान जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जब अपने आवास से निकल रहे थे तो लालू प्रसाद यादव के गाड़ी के सामने ही कार्यकर्ता उनके गाड़ी को भी घेर लिए और बार बार यही नारा लगाया जा रहा था कि रेखा देवी को इस बार मसौढ़ी से टिकट मत दीजिए। ये कहा जा रहा था कि हम लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर रेखा देवी को टिकट मसौढ़ी से मिलता है तो फिर आपको वहां से हार का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए, ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को तय करना है कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच जब इतने विधायकों के लेकर नाराजगी है, और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी रेखा देवी को लेकर कई बार जो 10 सर्कुलर रोड है लालू राबड़ी का जहां पर आवास है, वहां पर कई बार जो वहां के स्थानीय कार्यकर्ता हैं वो रेखा देवी के शिकायत को लेकर पटना पहुंच चुके हैं और कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज कोई पहली बार नहीं था, लेकिन अब तेजस्वी यादव को तय करना है कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तो क्या अब इस बार के चुनाव में जो तेजस्वी यादव हैं वो फिर से उम्मीदवार रेखा देवी को ही बनाएंगे या फिर दूसरे प्रत्याशियों पर दांव लगाएंगे। लेकिन देखिए, जैसे जैसे चुनाव का दिन नज़दीक आते जा रहा है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है, जहाँ एक तरफ मैराथन बैठक, वहीं दूसरी तरफ सिटिंग विधायक, वो बात करें सत्ता पक्ष एनडीए गठबंधन का या फिर महागठबंधन का, दोनों दलों में कई ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनका विरोध का जो वीडियो है वो सामने आया है। तो क्षेत्र के लोग हैं वो काफ़ी नाराज हैं, लेकिन तेजस्वी यादव देखिए एक एक पहलुओं पर बैठक में जांच पड़ताल कर रहे हैं। तमाम विधायकों का तेजस्वी यादव ने सर्वे रिपोर्ट भी मंगाया है, फीडबैक भी जांचा जा रहा है, साथ ही साथ निश्चित तौर पर देखिए, कोई भी दल के नेता होते हैं तो वो अपने कार्यकर्ताओं के बारे में, अपने प्रत्याशियों के बारे में गहन जांच पड़ताल करते हैं और तब जाकर कहीं ना कहीं उन्हें टिकट मिलता है। दूसरी तरफ हम बात कर लें तो देखिए, चुनावी गलियारों में भले ही बात तो सिर्फ एनडीए या इंडिया गठबंधन की हो रही हो, लेकिन जनसुराज एक साइलेंट कैंपेनिंग करता आया है पिछले कुछ दिनों से और करीब करीब 100 सीटों पर जनसुराज अपने उम्मीदवारों को उतारने वाला है 9 तारीख को, जिसका ऐलान भी होने वाला है। कितना फर्क डालेगा इस बार जनसुराज इस बार के विधानसभा चुनाव में? आयुष, जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, देखिए वो लगातार ये दावा करते रहे हैं कि हम इस बार 125 प्लस जो सीटें हैं वो जीतेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से प्रशांत किशोर उपचुनाव में भी, बिहार में जब उपचुनाव हुआ था तो वो चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उस बार प्रशांत किशोर को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार जब प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरेंगे, देखिए चुनाव प्रशांत किशोर के अलग तरीके के मैनिफेस्टो है, अलग अलग लोगों की राय रखते हैं और साफ तौर पर उनका जो बिहार में एक प्लान, एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिस प्लान को लेकर वो लगातार कैंपेन करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपके घर के लोग बाहर जाके कमाते हैं तो हम यहाँ पर आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम उस पर काम करेंगे। लेकिन देखिए, बिहार में जब भी चुनाव होता है तो जो जातीय समीकरण है वो एक सबसे बड़ा बिहार के चुनाव में मुद्दा है और ऐसे लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन जब बात वोट की आती है तो जातीय समीकरण एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो बिहार में है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जब जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर अपनी पार्टी को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, दोनों गठबंधनों को नुकसान पहुंचाएंगे। ये तय है कि दोनों गठबंधनों को भारी नुकसान का जो खमियाजा है वो प्रशांत किशोर के जरिए भुगतना पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार कैंपेन कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। वो बात हम करें एनडीए गठबंधन के या फिर महागठबंधन के, दोनों गठबंधनों के कार्यकाल को लोगों के सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से दोनों गठबंधनों ने आप सबों को बुड़बक बनाया, आप सबों को किस तरीके से लूटा और अपने मैनिफेस्टो को लेकर प्रशांत किशोर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशांत किशोर इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं एक बड़ा जो फैक्टर है वो जरूर होंगे।
इस बार के बिल्कुल चुनाव में निश्चित तौर प्रशांत पर किशोर जनसुराज पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। नुकसान कहीं ना कहीं दोनों गठबंधन, एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, दोनों को हो सकता है। नजरें सबकी बनी हुई है जनसुराज पर और तमाम राजनीतिक दलों पर। रोहित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। चलते हैं रांची, संवाददाता रुचि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुचि, देखिए, अलग अलग कार्यकर्ताओं को भले ही जिम्मेवारी सौंप दी गई हो, लेकिन जितने भी झारखंड बीजेपी के कद्दावर नेता हैं उन्हें उन क्षेत्रों में लगाया गया है जहां पर जातीय समीकरण को साधा जा सके। बिल्कुल, देखिए, बिहार में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है आयुष, और ऐसे में देखिए, वैसे विधानसभा क्षेत्रों में उन्हें लगाया गया है। चाहे वो संगठन मंत्री कर्मवीर जी की बात हो, वो भी वहां पर कैंप कर रहे हैं। ऐसे में बिहार अगर झारखंड बीजेपी के शीर्ष स्तर के नेताओं की बात करें तो लगातार वहां पर कैंपेन करते हुए देखे जा रहे हैं। ऐसे में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो ऐसे कई फैक्टर हैं, जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी, घोषणा भी कर दिया जाएगा। लेकिन एक तरफ जहां एनडीए खेमा जो है जीत के लिए आश्वस्त है, लेकिन अभी तक भी जो सीट शेयरिंग है उसका फार्मूला सबके सामने आया नहीं है। और दूसरी तरफ महागठबंधन, जो खबरें मिल रही हैं, चूंकि यहाँ झारखंड बीजेपी के नेता भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में भी अभी तक तय नहीं हुए, सीट शेयरिंग को लेकर के बातें क्लियर नहीं हुई है। आरजेडी से नाराजगी जो है सीपीआईएम की, वो लगातार बनी हुई है। 30 सीटों की जो डिमांड है वो की जा रही थी। हालांकि 12 से अधिक सीटों पर सहमति बनी थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। उन्होंने 30 सीटों की सूची बना करके और आरजेडी को दिया था। तो देखिए, लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो छन करके आ रही है कि अगर एलजेपी के जो चिराग पासवान हैं उनकी बातें भी पीके से हुई है, तो एक तरफ अगर बातें बनती हैं, एक अलायंस जो है वो तैयार होता है, तो वो भी एक टेंशन जो है उत्पन्न कर सकता है। वो भी एनडीए के लिए वो सही नहीं होगा। तो ऐसे में देखिए, अब हालांकि एनडीए में ऑल इज वेल कहा जा रहा है, लेकिन जब तक सीट शेयरिंग की बातें सबके सामने नहीं आ जाती है, दूसरी तरफ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी देखिए। बिल्कुल रुचि, देखिए, निश्चित तौर पर सबकी नजरें बिहार विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं। सब पार्टी अपने एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहे, किसी तरह बिहार को साधा जा सके। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिएगा। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव पर भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की चर्चा पूरे देश में है, लेकिन झारखंड में चर्चा है घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।